नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नज़र डालते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, ध्यान से देखिए। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत के प्रमुख संस्थानों में से कौन सा रुझान देखा गया है? ऑप्शन ए, स्कोर और रैंकिंग दोनों में सुधार हुआ। ऑप्शन बी, स्कोर बढ़ने के बावजूद रैंकिंग में गिरावट आई। ऑप्शन सी, बेहतर अनुसंधान के कारण रैंकिंग बढ़ी है। ऑप्शन डी, रैंकिंग और स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। ऑप्शन बी, स्कोर बढ़ने के बावजूद रैंकिंग में गिरावट आई है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए चिंताजनक रुझान देखने को मिला। भले ही भारतीय संस्थानों के स्कोर में सुधार हुआ हो, लेकिन उनकी रैंकिंग गिर गई है, जो एशिया में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का संकेत है। शीर्ष 10 भारतीय विश्वविद्यालयों में से 9 की रैंकिंग नीचे आई है और कई आईआईटी संस्थान अपने अब तक के सबसे निचले स्थान पर पहुंच गए हैं। इस बीच चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के विश्वविद्यालय वैश्वीकरण, बेहतर अनुसंधान प्रदर्शन और उत्कृष्ट शिक्षक छात्र अनुपात की वजह से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गोपी चंद हिंदुजा किस वैश्विक समूह के चेयरमैन थे? ऑप्शन ए, टाटा ग्रुप। ऑप्शन बी, आदित्य बिरला ग्रुप। ऑप्शन सी, हिंदुजा ग्रुप। या ऑप्शन डी, रिलायंस ग्रुप। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन सी, हिंदुजा ग्रुप। भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक और हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपी चंद का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की घोषणा ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य रामी रेंज ने की, जिन्होंने उन्हें दयालु, विनम्र और वफादार मित्र बताया। गोपीचंद हिंदुजा का निधन केवल एक व्यावसायिक युग का अंत नहीं, बल्कि उस दूरदर्शी नेता की भी क्षति है जिसने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार और सामुदायिक सेवा के माध्यम से मजबूत संबंध बनाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु पूर्व किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव जी। ऑप्शन बी, गुरु नानक देव जी। या ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन डी, गुरु अर्जन देव जी। तो आप फोटो देख लीजिए, ये है, इससे आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब इसके बारे में और जान लेते हैं इनके बारे में। ऑप्शन बी, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक जयंती, जिसे गुरु पूरब के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म के पवित्र त्योहारों में से एक है। यह दिन सिख धर्म के संस्थापक पहले गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। साल 2025 में यह पवित्र अवसर पूरे विश्व में भक्ति, प्रार्थना, सामुदायिक सेवा के साथ मनाया जाएगा। ऑप्शन लास्ट का, यह पर्व सिख धर्म के प्रमुख सिद्धांत नम्रता, समानता, दया का प्रतीक है। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। पेरिस 2025 मास्टर्स का खिताब जीतकर एटीपी विश्व नंबर 1 रैंकिंग किस खिलाड़ी ने प्राप्त की है? ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन बी, कॉलर्स अल्करेज। या ऑप्शन डी, दानिल मेदवेदेव। ऑप्शन डी, जानिक सिनर। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है डी,
जानिक सिनर। इटली के टेनिस स्टार जानिक सिनर ने एक बार फिर पुरुष टेनिस की शीर्ष रैंकिंग पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने 2025 पेरिस मास्टर्स के फाइनल में फेलिक्स ऑगर एलियनसिम के सीधे सीटों में 4-6, 7-6, 4 से हराकर एटीपी विश्व नंबर 1 की रैंकिंग फिर से हासिल की है। यह मैच 2 नवंबर 2025 को खेला गया था, जिसमें सिनर ने अपने शानदार प्रदर्शन से कॉलर्स अल्करेज को पछाड़ दिया। इस जीत के साथ उन्होंने 2025 के इंडोर सीजन में भी अपनी वर्चस्वपूर्ण स्थिति को भी मजबूत किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर में विश्व का पहला थोरियम से यूरेनियम ईंधन परिवर्तन सफलतापूर्वक किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन सी चीन। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत चीन ने दुनिया के सबसे पहले थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर में थोरियम और यूरेनियम ईंधन परिवर्तन को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। यह घोषणा 3 नवंबर 2025 को की गई। यह उपलब्धि चौथी पीढ़ी की परमाणु तकनीक के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे भविष्य में ऊर्जा उत्पन्न और अधिक सुरक्षित, कुशल तथा स्वच्छ बनने की संभावना बढ़ गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद कौन सा देश पहली बार भारत में अपना आधिकारिक राजनयिक नियुक्त करने जा रहा है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ये देखिए उत्तर सी अफगानिस्तान। अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में लौटने के बाद भारत पहली बार अफगानिस्तान भारत में अपना पहला आधिकारिक जननायक नियुक्त करने जा रहा है। यह कदम भारत और तालिबान के बीच राजनयिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण यद्यपि अनौपचारिक प्रगति को दर्शाता है। यह निर्णय अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री और आमिर खान मुत्तकी की नई दिल्ली यात्रा के बाद लिया गया। हालांकि भारत ने अब तक तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, फिर भी यह कदम दोनों पक्षों के बीच संबंधों में धीरे-धीरे गर्माहट आने का संकेत देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। ओपन एआई क्षमताओं के विस्तार के लिए किस कंपनी के साथ $38 मिलियन की साझेदारी की है? ओपन एआई ने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड, अमेजॉन वेब सर्विसेज या डी IBM क्लाउड। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन सी अमेजॉन वेब सर्विसेज। ओपन एआई और अमेजॉन वेब सर्विसेज ने $38 मिलियन की ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की वैश्विक दिशा को नई रूप देगी। यह साझेदारी 3 नवंबर 2025 को घोषित की गई, जिसके तहत ओपन AI अपने प्रमुख मॉडलों जिसमें चैट GPT भी शामिल है को AWS के क्लाउड नेटवर्क पर विस्तृत और संचालित करेगा। इस समझौते के तहत OpenAI AWS के लाखों CPUs और सैकड़ों हजार NVIDIA GPUs का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। यह कदम इतिहास में सबसे बड़े कंप्यूट डेप्लॉयमेंट्स में से एक माना गया, जो
एआई तकनीक के विकास को नई दिशा देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई द्वारा कर्मचारियों को व्यक्तिगत प्रतिभा और उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? एसबीआई प्राइड, एसबीआई स्टार, एसबीआई साइन या एसबीआई इंस्पायर। ये रहा इसका उत्तर, ऑप्शन बी स्टार, एसबीआई स्टार। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने कर्मचारियों की बहुमुखी प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए अनोखी पहल एसबीआई स्टार टैलेंट एक्नॉलेजमेंट रिकॉग्निशन शुरू की है। यह पहल 2 नवंबर 2025 को घोषित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों को केवल एक पेशेवर के रूप में नहीं बल्कि कलाकार, खिलाड़ी, स्वयंसेवक और परिवर्तनकर्ता के रूप में भी पहचान देना। यह वार्षिक पुरस्कार कर्मचारियों को व्यक्तिगत उत्कृष्टता को सम्मानित करेगा और एसबीआई की समग्र कर्मचारी कल्याण और पहचान होलिस्टिक वेल बिगिनिंग एंड रिकॉग्निशन की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। तो हाल ही में रामसर स्थल के रूप में घोषित गोगाबिल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उड़ीसा। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन सी बिहार। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को आधिकारिक रूप से रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसके साथ ही इस झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अर्ध स्थल के रूप में वैश्विक मान्यता मिल गई है। इस घोषणा के साथ भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित अर्ध स्थलों की अपनी सूची में एक और नाम जुड़ गया है। यह कदम भारत की अर्धभूमि संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की निःशुल्क डोर स्टेप सुविधा प्रदान करने के लिए किस 2 संस्थानों ने समझौता किया है? आपके ऑप्शन है ईपीएफओ भारतीय स्टेट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ईपीएफओ, आरबीआई और ईपीएफओ ये वित्त मंत्रालय और इंडिया पोस्ट। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफ ईपीएफओ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 3 नवंबर 2025 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी की निःशुल्क फ्री डोर स्टेप सेवा सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा, पारदर्शिता और सहजता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने हाल ही में 5 साल बाद किस देश में वस्तुओं के आयात की मंजूरी फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी रूस। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या हो सकता है। ऑप्शन सी। एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन के तहत भारत ने चीन और अन्य देशों से वस्तुओं के आयात की मंजूरी फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे 2020 में सीमा तनाव के बाद लगाए गए 5
साल के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह कदम आपूर्ति श्रृंखला में आई रुकावटों को कम करने के, घरेलू उद्योगों को समर्थन देने और बढ़ती उपभोक्ता मांग को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया। विशेष रूप से हाल ही में जीएसटी में की गई गिरावटों के बाद यह निर्णय भारत की आर्थिक आवश्यकताओं और रणनीतिक चिंताओं के बीच इस संतुलित नीति परिवर्तन को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किए गए? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी या ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार को एक भव्य सांस्कृतिक समारोह में गुवाहाटी, जो असम में है, में प्रदान किया। यह कार्यक्रम सरहद पुणे द्वारा आयोजित किया गया था और यह डॉक्टर भूपेन हजारिका की शताब्दी वर्ष पर एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि थी। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने कला, संस्कृति, एकता के माध्यम से भूपेन हजारिका के आदर्शों को आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न देखते हैं। एनपीसीआई के अनुसार अक्टूबर 2025 में दर्ज किए गए यूपीआई लेनदेन को कुल मूल्य कितना रहा? आपके ऑप्शन है 23.56 लाख करोड़, ऑप्शन बी 25.80 लाख करोड़, ऑप्शन सी 27.28 लाख करोड़, ऑप्शन डी 28.50 लाख करोड़। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है सी 27.28 लाख करोड़। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था ने अक्टूबर 2025 में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से लेन देन का कुल मूल्य 27.28 लाख करोड़ तक पहुंच गया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित आंकड़ों के अनुसार इस महीने में 20.7 अरब बिलियन लेन देन, जो अब तक का सबसे अधिक मूल्य और वॉल्यूम और वैल्यू है, दोनों है। यह उपलब्धि मुख्य रूप से दिवाली के त्योहारों खरीदारी के कारण रही और यह दर्शाती है कि यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन चुका है, जो वित्तीय समावेशन को सशक्त बना रहा है। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं आप। ये रहा अगला प्रश्न। नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब द्वारा रीइमेजिनिंग एग्रीकल्चर अ रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लीड ट्रांसफॉर्मेशन नामक रोड मैप का अनावरण नवंबर 2025 में कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी गांधीनगर या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं आप। ऑप्शन सी गांधीनगर। नवंबर 2025 में नीति आयोग की फ्रंटियर टेक हब, जो विकसित भारत के लिए एक एक्शन टैंक के रूप में कार्य करता है, ने रीइमेजिनिंग एग्रीकल्चर अ रोड मैप फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लीड ट्रांसफॉर्मेशन नामक एक रोड मैप का अनावरण गांधीनगर, गुजरात में किया। इस रोड मैप का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में अग्रणी प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बायोटेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर कृषि को अधिक उत्पादक,
टिकाऊ और आयवर्धक बनाना है। चलिए इसका अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने मलेशिया में यूपीआई लेनदेन को सक्षम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? ऑप्शन ए पेटीएम मलेशिया, ऑप्शन बी रिजर्व पे क्लेर्क, ऑप्शन सी पाइन लैब्स इंटरनेशनल या ऑप्शन डी पेपल एशिया। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है रिजर्व पे क्लेर्क। 3 नवंबर 2025 को एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने रिजर्व पे क्लेर्क, जो रिजर्व पे की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य मलेशिया में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेनदेन को सक्षम बनाना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब नवंबर 2025 में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पेंशन भोगियों को घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी सेवा प्रदान करने के लिए किस दो संस्थानों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और आरबीआई ने, या ऑप्शन बी ईपीएफओ और एसबीआई ने, या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और ईपीएफओ ने, या ईपीएफओ और एलआईसी ने। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और ईपीएफओ। नवंबर 2025 में पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जो डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों को घर घर जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा उपलब्ध कराना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 नवंबर 2025 को प्रभावी रूप से भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिर्देशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए रमेश चंद, ऑप्शन बी संजय गर्ग, ऑप्शन सी टीवी सोमनाथन या ऑप्शन डी राजीव टोपनो। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है संजय गर्ग। नवंबर 2025 में संजय गर्ग जो 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं और केरल कैडर से संबंधित है, जो भारतीय मानक ब्यूरो का महानिर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है। BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। उनकी नियुक्ति 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हुई। BIS का कार्य उत्पादकों के मानकीकरण, प्रमाणन और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, और जिससे उपभोक्ता सुरक्षा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। चलिए अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न। नवंबर 2025 में तंजानिया की राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने किसने ली? ऑप्शन ए सलाह वर्क जेवड़े, ऑप्शन बी सामिया सुलूहु हसन, ऑप्शन सी जोयस बंडा, ऑप्शन डी एलन जॉनसन सरलीफ। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। इसका उत्तर है सामिया सुलूहु हसन।
1 नवंबर 2025 सामिया सुलूह हसन ने तंजानिया की राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। यह समारोह तंजानिया की राजधानी डोडोमा में सैन्य परेड ग्राउंड पर आयोजित किया गया। वह तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और देश की छठी राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। उनका नेतृत्व तंजानिया के राजनीतिक इतिहास में महिलाओं के सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतीक है। तो ये रही हमारे आज की मुख्य खबरें, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में काम आएंगी। तो इसी के साथ हम कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, कुछ नई खबरों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।